दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार डीएलएड के एंट्रेंस एग्जाम में प्रीवियस ईयर पूछे गए इंग्लिश के 20 क्वेश्चंस करने वाले हैं। और आप लोग दोस्तों चेक कीजिएगा 20 में से कितने क्वेश्चंस का आंसर आप सही कर पा रहे हैं। इसे एक प्रकार से आप लोग टेस्ट समझ लीजिए, ठीक है ना। और आप सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ये नॉन फाइनाइट्स वर्ब से पूछा गया है। याद कीजिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि जो नॉन फाइनाइट्स वर्ब होते हैं ना, ये किसी सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है। कभी भी नॉन फाइनाइट्स वर्ब एज अ मेन वर्ब के रूप में प्रयोग नहीं होता है। इसलिए तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ना, फाइनाइट वर्ब से पहले नॉन लगा हुआ है। तो इससे क्या पता चलता है कि ये वर्ब नहीं होता है, लेकिन ये वर्ब के जैसा ही होता है। सेम हूबहू वर्ब के जैसा ही होता है, लेकिन ये वर्ब नहीं होता है, ठीक है ना। चलिए मैं आपको बताता हूं। देखिए नॉन फाइनाइट्स वर्ब जो होते हैं ये कुल 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है दोस्तों इन्फिनेटिव, दूसरा होता है जेरन और तीसरा होता है पार्टिसिपल, ठीक है ना। अगर आप 2 नंबर लाना चाहते हो तो इस टॉपिक को पढ़ लो आप लोग। ऑलरेडी मैं करवा चुका हूं, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा। देखिए नॉन फाइनाइट्स वर्ब पहचानने का तरीका क्या है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले अगर टू प्रीपोजिशन लग जाए तो वो जो वर्ब होगा ना, ये हमारा इन्फिनेटिव होगा, मतलब नॉन फाइनाइट्स वर्ब ही होगा, क्योंकि इसी के पार्ट है, ठीक ना। अब दोस्तों कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि सर ये तो मेन वर्ब हो गया, ये नॉन फाइनाइट्स वर्ब कैसे हुआ। तो प्रयोग के हिसाब से पता चलेगा। मतलब अगर आपने टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एज अ सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया है, उस सेंटेंस में एज अ मेन वर्ब के रूप में प्रयोग नहीं किया है, तो ये हमारा नॉन फाइनाइट्स वर्ब होगा, मतलब इन्फिनेटिव होगा। जैसे आप लोग देखिए पहला वाला मैंने बताया ना कि जो नॉन फाइनाइट्स वर्ब होते हैं ये किसी सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है, ठीक ना, प्रयोग होता है, मेन वर्ब के रूप में नहीं होता है। तो पहला वाला आप सेंटेंस देखिए, टू एरर, अब ये एज अ सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ है, तो ये हमारा इन्फिनेटिव है, मतलब नॉन फाइनाइट्स वर्ब है। इसी तरीके से सेकंड वाक्य देखिए, आई वांट टू स्टडी। अब इसमें वांट जो है ये फाइनाइट वर्ब है, मतलब ये मेन वर्ब है, लेकिन टू स्टडी एज अ ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ है, तो पता चल गया कि ये हमारा कौन सा है, नॉन फाइनाइट्स वर्ब है। इसी तरीके से आई वांट टू स्टडी इंग्लिश, टू स्टडी, इसमें भी नॉन फाइनाइट्स वर्ब है, ठीक ना। तो आप पता चल गया। उसके बाद जेरन देख लीजिए, जल्दी से मैं समझा देता हूँ, ठीक ना, क्योंकि रिवीजन क्लास चल रहा है हमारा। जेरन में क्या है, तो मतलब वर्ब की जो आईएनजी फॉर्म होता है ना, ये हमारा जेरन होता है। अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि सर जैसे आई एम रीडिंग, तो रीडिंग क्या है। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, जैसे आई एम रीडिंग, तो रीडिंग क्या है, इसमें रीडिंग ये जो मैं सर्कल कर रहा हूं, क्या रीडिंग ये नॉन फाइनाइट्स वर्ब है? तो नहीं, रीडिंग एज अ मेन सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ है, तो इसलिए ये नॉन फाइनाइट्स वर्ब नहीं है। मैंने आपको बताया ना कि नॉन फाइनाइट्स वर्ब एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है, मेन वर्ब के रूप में नहीं होता है। तो यही तो आपको पहचानना है। अब इसी तरीके से मैं लिखूं कि रीडिंग इज अ गुड हैबिट, ठीक ना, रीडिंग इज अ गुड हैबिट, ठीक ना, गुड हैबिट। तो रीडिंग एज अ यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ है, तो पता चल गया है तो ये वर्ब के जैसा ही, लेकिन प्रयोग के हिसाब से पता चलता है कि ये नॉन फाइनाइट्स वर्ब है या फाइनाइट्स वर्ब है, ठीक ना। तो नॉन फाइनाइट्स वर्ब पता चल गया आपको, रीडिंग एज अ सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ है। इसी तरीके से आप देख लीजिए स्विमिंग, यहाँ पर एज अ सब्जेक्ट के रूप में हुआ है, ठीक ना। जैसे आई एम स्विमिंग, तो आई एम स्विमिंग यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में प्रयोग हुआ है स्विमिंग, तो फिर स्विमिंग जो है वो फाइनाइट वर्ब हो गया। इसी तरीके से स्विमिंग अगर सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग कर लिया तो ये नॉन फाइनाइट्स वर्ब हो गया। आई लर्न ड्राइविंग, अब देखिए यहाँ पर लर्न जो है आपको पता चल गया मेन वर्ब है, लेकिन वहीं पर ड्राइविंग मेन वर्ब नहीं है एज ऑब्जेक्ट, ठीक ना। तो ये जेरन है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो है तो ये नॉन फाइनाइट्स वर्ब ही। तो इसी तरीके से पहचानना है। दूसरा टाइप समझ गए, अब तीसरा टाइप जल्दी से समझ लीजिए आप लोग। तीसरा टाइप मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। तीसरा टाइप होता है दोस्तों पार्टिसिपल। अब पार्टिसिपल भी 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें से आपके एग्जाम में ये तीनों टाइप से पूछे जा सकते हैं। अब मैंने आपको बताया ना कि जो नॉन फाइनाइट्स वर्ब होते हैं ये वर्ब के जैसा ही, लेकिन वर्ब मतलब मेन वर्ब नहीं होते हैं। ये है पहचानने का तरीका। अब एक पार्टिसिपल में क्या है कि एक प्रेजेंट पार्टिसिपल आता है, मतलब वही जेरन जैसा वर्ब की आईएनजी फॉर्म, लेकिन प्रयोग के हिसाब से पता चलेगा एज अ मेन सब्जेक्ट के रूप में या ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ है, तो पहचान लीजिए कि वो हमारा नॉन फाइनाइट्स वर्ब ही है। इतना डीपली नहीं जाना है कि पार्टिसिपल है या जेरन है, क्योंकि ये नहीं पूछा जाता है। देख लीजिए, हेयरिंग द नॉइस वी रश्ड आउट ऑफ द रेस्टोरेंट, तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए एज अ मेन सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है, मेन वर्ब के रूप में तो हुआ नहीं है। थिंकिंग ऑल इज वेल ही वेंट टू बेड, देख लीजिए
यहाँ पर थिंकिंग एज अ मेन सब्जेक्ट के रूप में हुआ है, तो इस तरीके से पहचान सकते हो। अब पास्ट पार्टिसिपल में क्या है, तो मैंने आपको बताया ना, पास्ट पार्टिसिपल के जो वर्ब होते हैं वो आपको वर्ब के रूप में भी मिलेंगे, मतलब थर्ड फॉर्म में, और आपको एज अ मतलब एडजेक्टिव का भी गुण उसमें विद्वान होगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे एक क्वेश्चन मैंने आपको पूछा था, द फ्राइटेन बॉय जम्प्ड ओवर द वॉल, तो द फ्राइटेन था पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है ना। तो ड्राइवन और यहाँ पर डिसीव्ड दोनों यहाँ पर हमारा नॉन फाइनाइट्स वर्ब है, मतलब पास्ट पार्टिसिपल है। इसी तरीके से परफेक्ट पार्टिसिपल में देख लीजिए, हैविंग डन और हैविंग रेस्टेड, ये सारे जो है हमारे क्या है, नॉन फाइनाइट्स वर्ब है। मतलब ये देख लीजिए एज ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट रूप में प्रयोग हुआ हो बस, और लगेगा वो वर्ब के जैसा, ये नहीं कि आप नॉन को बोल दीजिएगा कि ये नॉन फाइनाइट्स वर्ब है। नॉन फाइनाइट्स वर्ब ही पूरे वर्ब के जैसे ही लगेंगे, लेकिन वो होंगे नहीं। देखिए 6 मिनट में हमारा जो है नॉन फाइनाइट्स वर्ब का रिवीजन हो गया, 2 नंबर हमारे पक्के हो गए। चलिए अब हम कर लेते हैं। देखिए, देयर वॉज नथिंग फॉर हिम टू फाइट फॉर। अब इसमें कौन सा वर्ब जो है नॉन फाइनाइट्स वर्ब है, तो देख लीजिए यहाँ पर आपको बताया ना, नॉन फाइनाइट्स वर्ब पूरे वर्ब के जैसे ही होते हैं, लेकिन वो मेन वर्ब नहीं होते हैं, ठीक है ना। नॉन फाइनाइट्स वर्ब कहीं आप नॉन पर नॉन को उठाकर मत बोल दीजिएगा, वर्ब के जैसा ही होना चाहिए। तो देख लीजिए, टू फाइट ये हमारा इन्फिनेटिव है, तो ये क्या है, नॉन फाइनाइट्स वर्ब है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी लग जाएगा, वर्ब से पहले टू प्रीपोजिशन लगने पर। आई होप समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। और देखिए यहाँ पर दोस्तों 90% तो करके ही दिया हुआ है, आपसे खाली वर्ब पूछ रहा है कि कौन सा वर्ब यहाँ पर यूज होगा, प्रेजेंट का होगा या पास्ट का होगा। तो मैंने आपको 3-4 रूल बताया है दोस्तों। देखिए शर्त याद कीजिएगा, पहला रूल ये कहता है कि अगर इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाला, ठीक है ना, रिपोर्टिंग स्पीच अगर पास्ट में है, ठीक है ना, अगर आपका रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है और रिपोर्टेड स्पीच अगर प्रेजेंट, मान लीजिए अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो वो पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा, अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में है तो वो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। तो तीसरा रूल हमारा क्या कहता है कि अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट में है तो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हैव हटाकर हैड लगा देंगे, यही रूल है। शर्त यह है कि आपका रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में होना चाहिए, तभी ये चेंजेस होंगे, ठीक ना। प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। और देख ही सकते हो रिपोर्टिंग स्पीच जो है पास्ट में आपका ही सेड, ठीक ना। तो ही सैड इन्वर्टेड को हटाकर डेट लगाएंगे, ही सैड डेट। और आपको बताया है पर्सन चेंज करने के लिए बताया था कि उसने कहा आई हैव लिव्ड हेयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो उसने कहा ना, तो उसकी बात को हम अपनी भाषा में किसी को बता रहे हैं तो उसके लिए आई थोड़ी ना यूज करेंगे, आई हटाकर हम ही लगा देंगे। तो ही सैड डेट ही हैड लिव्ड हेयर, हेयर का देयर हो जाएगा, ठीक ना, ये तो बता ही दिया है। he had lived there for a long time, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। कितना आसान है, सारा तो करके ही दिया हुआ है, फिर भी आपको इतना पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेंटी ऑफ शुगर डैश इन स्टॉक। अब देखिए दोस्तों, शुगर जो होता है ना, ये अनकाउंटेबल नॉन होता है, इसे आप गिन नहीं सकते। तो इसके साथ कोई भी आए, ए नंबर ऑफ आए या प्लेंटी ऑफ आए, आंख बंद करके आपको सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगा देना है, इज, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस। पैसिव वॉइस में चेंज करना है, पैसिव वॉइस चेंज करने का रूल मैंने आपको बता दिया है दोस्तों। पैसिव वॉइस में हम क्या करते हैं, एक्टिव वॉइस का जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है। तो मी जो है ना, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस में है। आपको मैंने बताया था कि जब भी किसी सेंटेंस में हम प्रोनाउन यूज करते हैं ना, तो प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस यूज करते हैं। कारक पढ़े होंगे आपने, कारक, ठीक है ना, तो सब्जेक्टिव केस यूज करेंगे। तो मी ऑब्जेक्टिव केस में है, इसको सब्जेक्टिव केस बनाएंगे तो मी का सब्जेक्टिव केस आई हो जाता है, ठीक है। तो ये आई में चेंज हो गया, और उसके बाद हमें टेंस चेंज करना होता है, ठीक है। सॉरी, टेंस पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होता है, ठीक है, टेंस वही रहता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना होता है। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर ये प्रेजेंट परफेक्ट में है तो प्रेजेंट परफेक्ट का ही मतलब टेंस यूज होगा। तो आई के साथ आपको पता है हैव लगता है, हैज तो लगता नहीं है, तो आई हैव, और उसके बाद क्या यूज होगा, तो आई हैव के बाद बीन होता है, तो आई हैव बीन, और वर्ब की थर्ड फॉर्म वही लग जाएगा, आई हैव बीन चीटेड बाई राम, ठीक है ना, आई हैव बीन चीटेड बाई राम, ऑप्शन बी हो जाएगा। कितना आसान पूछा गया है, देख लीजिए। व्हाट इज द पर्पज ऑफ हाइफेन इन अ सेंटेंस। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखिए 55 मार्क्स से क्वेश्चन आया है,
ये टॉपिक मैंने नहीं बताया था, तो एक वीडियो मैंने आपको बताया भी था। तो जो हाइफन होता है ना, वो कुछ इस प्रकार का होता है, मतलब कि ये कह सकते हो कि दो कंपाउंड वर्ड को जो है ना जोड़ने के लिए होता है, मतलब इसको आप कह सकते हो योजक चिन्ह भी इस तरीके का होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या होगा इसका आंसर, टू कनेक्ट द पार्ट ऑफ अ कंपाउंड वर्ड, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल अप द ब्लैंक विथ द करेक्ट ऑप्शन। मोस्ट, बहुत ही आसान है, ठीक ना। ए मैन कैन नॉट लिव विदाउट अ वोमेन, इतना आसान है, देख लीजिए, प्रीपोजिशन का था वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द सेंटेंस विथ द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन। देयर आर अदर फैक्टर्स दैट कुड लीड टू वायलेंस बिसाइड्स वीडियो गेम्स डैश पुअर मेंटल हेल्थ कुड कॉज वायलेंट बिहेवियर। तो आपको यहाँ पर जो है ना ये कंजक्शन से पूछा गया है क्वेश्चन, कंजक्शन यूज करना है, कौन सा यूज होगा। तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पहले आप इनका मीनिंग ढूंढ लीजिए, ऑप्शन ए, बी और सी का हिंदी में। देखिए तो यहाँ पर क्या है ना, सो का आपको पता है इसलिए होता है, हाउएवर का मतलब यहाँ पर होता है फिर भी, हालांकि, ठीक ना। और फॉर इंस्टेंस मतलब होता है यहाँ पर उदाहरण, उदाहरण के लिए, ठीक है ना। आई होप आप लोग समझे होंगे यहाँ पर। अब दोस्तों इन एडिशन का मतलब होता है यहाँ पर के अतिरिक्त, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए हिंदी आप समझिए, देयर आर अदर फैक्टर्स डेट कुड लीड टू वायलेंस बिसाइड वीडियो गेम्स, मतलब वीडियो गेम्स के अलावा भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं, अदर अन्य फैक्टर हैं जो वायलेंस को मतलब लीड कर सकता है, नेतृत्व कर सकता है, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या है, अब इसके अतिरिक्त ये हो सकता है, या उदाहरण के लिए पुअर मेंटल हेल्थ कुड कॉज वायलेंट बिहेवियर। हाँ, यहाँ पर एज अ एग्जाम्पल दिया जा रहा है, एज अ एग्जाम्पल मतलब फॉर इंस्टेंस पुअर मेंटल हेल्थ कुड कॉज वायलेंट बिहेवियर, मतलब कि पुअर मेंटल हेल्थ भी अगर है, उसके कमज़ोर मानसिकता भी है, तो भी ये वायलेंट को बिहेवियर को कारण बन सकता है। तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल के रूप में होगा, एग्जाम्पल दे रहा है तो फॉर इंस्टेंस होगा। थोड़ा सा टफ है ये, बाकी इतना टफ नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सेंटेंस हैज़ बीन गिवन इन एक्टिव वॉइस आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव गिवन बिलो, सेलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। बहुत ही आसान है, आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो मैंने आपको बताया था ना, सबसे पहले आपको क्या करना होता है, एक्टिव वॉइस को जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसमें हमें ऑब्जेक्ट ढूंढना होता है, ठीक ना। एक्टिव वॉइस में हमें ऑब्जेक्ट ढूंढना होता है और उसको सब्जेक्ट के रूप में यूज करना होता है पैसिव वॉइस में। तो देख लीजिए, हिम जो है, आपको मैंने बताया है ना कि नॉन और प्रनॉन का ही यूज हम जो है एज ए सब्जेक्ट के रूप में कर सकते हैं, नॉन या प्रनॉन का यूज या नॉन फाइनाइट्स वर्ब का, ये तीन वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका यूज हम एज ए सब्जेक्ट के रूप में कर सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, हिम जो है प्रनॉन दे रखा है, तो इसको हम क्या करेंगे, एज ए सब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे पैसिव वॉइस में। तो हिम ही थोड़ी नहीं यूज करेंगे, इसका सब्जेक्टिव केस यूज करेंगे, ये ऑब्जेक्टिव केस में है। अब किसका ऑब्जेक्टिव केस है, तो ही का है, तो हिम ही में चेंज हो जाएगा। अब आप टेंस चेक कर लीजिए, तो टेंस जो है ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो आपको पता है हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर्ब यूज होता है पैसिव वॉइस में पास्ट इंडेफिनिट का। तो ही, अब उसके बाद हम वॉज लगा देंगे, ही वॉज, और वॉज के बाद ना तो विन लगता है और ना ही बीइंग लगता है, ये भी ध्यान में रखना। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगता है, तो ही वॉज वर्ब की थर्ड फॉर्म, ड्रॉप का ड्राइवन हो जाएगा ना, ड्राइव ड्रॉप ड्रॉवन, ही वॉज ड्राइवन हो जाएगा, और ही वॉज ड्राइवन आउट ऑफ द ट्रेन। अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि यहाँ पर वाई करके अस क्यों नहीं लगाया। तो जैसे कुछ कार्य जो है पीपल के द्वारा किया गया, चोर जो है ये पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया गया, तो ऐसे में जो है ना लास्ट में ये पीपल या पुलिस ये लगाना जरूरी नहीं है, क्योंकि ये तो आपको पता ही है कि चोर पुलिस के द्वारा ही पकड़ा जाता है। तो इस तरीके के वाक्य में तो अस यहाँ हो जाएगा। बाकी आप देख ही लीजिए, एक गलत ही है, बी भी गलत है और डी भी गलत है, ठीक ना। तो ये भी ध्यान में रखना होता है। अब नहीं लगा है तो आप कंफ्यूज हो कि ये मत करिएगा कि यार इसमें तो लगा हुआ ही नहीं है तो मैं ए ही लगा देता हूँ, ये सब भी ध्यान में रखना होता है एडवांस इंग्लिश में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 39। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से आया है। यार इसमें 90% तो करके ही दे रखा है, तो चेंज क्या करना है देख लीजिए। मोहन सैड, देख लीजिए रिपोर्टिंग जो स्पीच है ये आपका पास्ट में है, और रिपोर्टेड जो स्पीच है इन्वर्टेड कोमा के अंतर्गत आई फील एग्जॉर्टेड टुडे, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। तो आपको मैंने बताया कि
कि शर्त ये है कि अगर आपका रिपोर्टिंग स्पीच जो इन्वर्टेड कोमा के बाहर है अगर ये पास्ट में है तो आपका जो रिपोर्टेड स्पीच है ना, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो ये पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा, तो इसको हम पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर देंगे बस। ठीक है, यही टेंस है और टेंस ही यहाँ पर चेंज करने बोला गया है। और देखिए इसमें थोड़ा पर्सन भी पूछ लिया है। तो मोहन ने कहा आई फील एग्जॉटेड टुडे, तो मोहन के लिए हम आई हटाकर ही यूज़ करेंगे ना। जैसे मान लीजिए मोहन स्कूल नहीं आया है, आप उसके फ्रेंड हैं, तो मोहन क्यों नहीं स्कूल आया ये टीचर पूछ रहा है। तो मोहन की बात को अगर आप अपनी भाषा में स्कूल टीचर को बताओगे तो अपने लिए आप आई थोड़ी नहीं यूज़ करोगे उसके लिए, मोहन के लिए ही यूज़ करोगे कि मोहन सैड डैट ही फेल्ड एग्जॉटेड टुडे का हो जाएगा द प्रीवियस डे, इस तरीके से यूज़ करोगे। तो देख लीजिए ही फेल्ट देख लीजिए ये होगा ऑप्शन बी होगा, ठीक ना। बाकी आई ए गलत है, सी भी गलत है, ही फील्स देख लीजिए टेंस चेंज नहीं हुआ है ऑप्शन सी में। और डी में सी क्यों यूज होगा, मोहन लड़की थोड़ी है ना, लड़का है तो ही यूज होगा। इस तरीके से कंपेयर, अब आप देख ही लीजिए कितना आसान हो गया डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। टेंस और पर्सन का प्रॉब्लम था आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग एप्रोप्रिएट ऑप्शन। देख लीजिए फ्रॉम द वेकेशन जस्ट नाउ, अभी अभी, तो अभी अभी के लिए हम जो है ना इस सेंटेंस को पास्ट में नहीं बनाएंगे जस्ट नाउ के लिए, ठीक ना। अगर प्रीवियस डे होता, यस्टरडे होता तो उसके लिए हम पास्ट के वर्ड यूज करते, मतलब पास्ट इंडेफिनिट में या पास्ट परफेक्ट में बनाते, ठीक ना। ये प्रेजेंट के अंतर्गत ही होगा। तो चेक कर लीजिए आप लोग क्या हो सकता है। तो जस्ट नाउ मतलब जस्ट नाउ अभी अभी, एक सेकेंड पहले, तो इसमें हम यूज करेंगे हैज रिटर्न का, ठीक है, जो है हैज रिटर्न फ्रॉम द वेकेशन जस्ट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान है, कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग एप्रोप्रिएट ऑप्शन। यहां पर आपको बताना है सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज होगा या प्लूरल, ठीक है। तो देखिए पहचानने का दो तरीका है, आप या तो ऐसे कर सकते हो 2/3 ऑफ द, इससे जो हमारा नॉन कनेक्ट है ये चेक कर सकते हो कि ये प्लूरल है या सिंगुलर। तो फूड सप्लाई यहाँ साफ पता चल रहा है कि ये हमारा सिंगुलर नॉन है, तो यहाँ पर आप सिंपल सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। दूसरा तरीका पहचानने का ये है 1/3, 2/3, इस टाइप के जो आपको वर्ड्स देखने को मिलेंगे उसके साथ जो हमारा नॉन आएगा वो सिंगुलर आता है, ठीक है, तो उसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज होगा। अब देख लेते हैं क्या यूज होगा। तो देखिए हैव तो यूज होगा नहीं क्योंकि सिंगुलर यूज करना है, और ना ही वर यूज होगा, इन दोनों में से ही यूज होगा। अब मैं आपको बता देता हूँ 2/3 ऑफ द फूड सप्लाई जो है ना डैश फॉर द मंथ, मंथ के लिए जो है मतलब एक ये कह सकते हो कि एक पर्टिकुलर मंथ, जैसे दा लिखा हुआ है ना तो इसलिए एक पर्टिकुलर मंथ के लिए जो है ना मतलब सप्लाई किया गया है, इसलिए यहाँ पर हैज़ बीन यूज्ड होगा। अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि सर हैज़ बीन यूजिंग क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर फॉर प्रीपोजिशन लगा हुआ है, तो इससे हो सकता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सेंटेंस हो, हैज़ बीन यूजिंग लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हैज़ बीन यूजिंग इसलिए नहीं होगा क्योंकि अगर ड्यूरेशन की बात की जाती एक मंथ पूरे मंथ की, तो यहाँ पर ए मंथ होता, द मंथ नहीं होता, तो इसलिए हैज़ बीन यूज्ड होगा एक पर्टिकुलर मंथ के लिए, और फोर का यूज के लिए के अर्थ में हुआ है, ठीक है। द मंथ है इसलिए हैज़ बीन यूज्ड होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड मेक अ कंडीशनल सेंटेंस। देखिए ये जो क्वेश्चन पूछा गया है इसका रूल मैं आपको शो कर देता हूँ। देखिए रूल का जो पीडीएफ था वो मिल नहीं रहा, मैं यहीं पर आपको समझा देता हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पर आप एक चीज नोटिस करेंगे कि अगर वुड के स्थान पर बिल होता तो आपको पता चल गया कि इफ के साथ जो हमारा क्लॉज कनेक्ट है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ये प्रेजेंट में होता, ठीक है। अगर विल होता तो यहाँ पर वुड है, तो इसका साफ पता चल रहा है कि इफ के साथ जो सबऑर्डिनेट क्लॉज कनेक्ट है ये कहीं ना कहीं पास्ट में है, तभी ये वुड हुआ है, ठीक है। चेंज करने का रूल ऑलरेडी मैंने बता दिया है, ठीक ना। तो यहाँ पर पास्ट का होगा। अब दोस्तों कौन सा होगा ये देख लेते हैं। अब सेंटेंस पढ़िए, सेंटेंस पढ़ने के बाद भी काफी कुछ समझ में आता है। जैसे यू वुड मैनेज इट, तुम इसे मैनेज कर लेते अगर तुम पैनिक नहीं होते, पास्ट की बात की जा रही है, नहीं होते तब, ठीक है ना। अब यहाँ पर पहले तो हम हटा देते हैं प्रेजेंट के जो हेल्पिंग पर उसे हटा देते हैं, ए और बी में डिसाइड करना है। अगर तुम पैनिक नहीं होते, होने की बात की जा रही है, तो डू प्रेजेंट में और डिड ये पास्ट के लिए यूज होता है, डू डिड डन होता है ना, तो होने के लिए बात की जा रही है। थे के लिए नहीं कि अगर तुम पैनिक नहीं थे, ठीक है, नहीं होते, तो उसके लिए यहाँ पर डिड नोट का यूज होगा, ना कि वर नोट का।
समझिए, अगर तुम पैनिक नहीं थे होगा या नहीं होते तो तुम इसे मैनेज कर लेते, तो ऑप्शन ए होगा। इस तरीके से समझना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर क्या कहा गया है, चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड मेक अ कंडीशनल सेंटेंसेस। आ गया ना, 2 क्वेश्चन आता है इससे, बहुत ही आसान है, बना लेंगे। देखिए साथ ही साथ 2 क्वेश्चन आ गए हैं, देख लीजिए, एक ये है और एक ये है। टेंस चेंज चेक कर लेते हैं हम। देख लीजिए यहां पर साफ पता चल रहा है कि अगर यहां देखिए वुड नोट है तो कहीं ना कहीं हमारा जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है इफ से जो कनेक्ट है ये भी पास्ट में ही होगा, ठीक ना। अगर विल होता तो प्रेजेंट में होता, तो प्रेजेंट के जो वर्ड्स उसको हम पहले ही हटा देते हैं, आर नोट और हैव नोट को। अब हैड नोट और वर नोट को हमें बताना है, तो अब सेंटेंस पढ़ने के बाद पता चलेगा क्या कहा जा रहा है। सेंटेंस पढ़िए, देखिए, इफ यू डैश माई बेस्ट फ्रेंड आई वुड नॉट टॉलरेट योर बिहेवियर। तो कहीं ना कहीं सेंटेंस पढ़ने पर हिंदी अर्थ क्या आ रहा है कि अगर तुम मेरे, अगर आप मेरे जो है बेस्ट फ्रेंड होते तो आई वुड नॉट टॉलरेट योर बिहेवियर, मैं आपके बिहेवियर व्यवहार को सहन नहीं करता। तो होते, होते यहां पर बात की जा रही है, तो यहां पर वर नोट का यूज होगा। अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि सर वर नोट का यूज क्यों होगा, हैड नोट का यूज क्यों नहीं होगा। तो हैड न्यूज का हैड नोट का यूज कहां पर होता है, आपको पता है, था पास के लिए, पास्ट के लिए, पास में होने के लिए, जैसे आई हैड मनी, जैसे मेरे पास पैसा होता, उसके लिए होता है। और वर नोट का यूज होते के लिए होता है, ठीक है ना, पास के लिए नहीं, कुछ होने के लिए। तो इस तरीके से समझ के आंसर करना है डीपली। इंस्पाइट ऑफ, इसका मतलब होता है के बावजूद। ये आपने दोस्तों प्रीपोजिशन में पढ़े होंगे, ठीक ना, प्रीपोजिशन से पूछा गया है तो ये आइडम्स एंड फ्रेज के अंतर्गत ही, लेकिन है ये प्रीपोजिशन का एक वर्ड। तो हम पहले क्या करते हैं ना, जो नहीं हो सकता उसको हटा देते हैं। देखिए फेस ऑफ, स्पाइट, ये आज तक कोई वर्ड पढ़ा ही नहीं है, नहीं ऑप्शन डी होगा और नहीं ऑप्शन सी होगा, ऑल टुगेदर यहाँ पर साथ साथ होता है। इवन दो, यहां तक के लिए, यहां तक की, के बावजूद, इस टाइप के अर्थ आ रहा है इनसे, इवन दो से, तो ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल अप द ब्लैंक विथ करेक्ट ऑप्शन। विनय इज नॉट एलिजिबल डैश दिस पोस्ट। सिंपल सा है प्रीपोजिशन का, इतना आसान मुझे लगता है दे ही नहीं सकते, लेकिन इतना आसान क्वेश्चन आया ही आपके एग्जाम में। यहाँ पर 4 होगा, हर कोई बता देगा, ये 5th क्लास में पढ़ने वाला बच्चा भी ये इसका आंसर कर सकता है। सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द आइटम एंड फ्रेज। गिव इन, इसका मतलब क्या होता है, तो गिव इन का मतलब होता है दोस्तों अपनी हार मान लेना, ठीक है ना, अपनी हार मान लेना। अब इसके लिए कौन सा वर्ड यूज हो सकता है, टू एक्सेप्ट द डिफीट। इसे आपको याद करना पड़ेगा, ट्रिक लगाने से नहीं होगा इसमें। टू एक्सेप्ट द डिफीट, अपनी हार मान लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग एप्रोप्रिएट ऑप्शन। देखते हैं ये कौन सा टॉपिक से पूछा गया है। द थीफ एंड द आई विटनेस, ये आपका टाइम एंड टेंस से आया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा द थीफ एंड द आई विटनेस। यहां पर पता चल रहा है कि सब्जेक्ट हमारा क्या है, सॉरी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से आया है, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, तो यहाँ पर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज होगा। तो जो सिंगुलर उसको पहले ही हटा देते हैं हम। वॉच भी सिंगुलर है, हैज स्कैप्ड भी सिंगुलर है और हैज बीन स्कैपिंग भी सिंगुलर है, जो बचा यही आंसर हो गया। इस तरीके से देख लीजिए कितना आसान है। 48 करते हैं। देखिए पंचुएशन मार्क्स से पूछा गया है, तो यहाँ पर सेमी कोलॉन पूछ रहा है। तो सेमी कोलॉन मैंने आपको बताया था ना, सेमी जो कोलॉन होता है ये होता है सेमी कोलॉन, पॉइंट और एक कॉमा, ये होता है हमारा सेमी कोलॉन। और कोलॉन पूछा जाए तो ये आपका होता है कोलोन, ये क्वेश्चन मार्क का साइन होता है और ये आपका फुल स्टॉप होता है, ठीक है ना। कॉमा पूछा जाए तो ये कॉमा होता है। चलिए, चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड मेक अ कंडीशन सेंटेंस। यहाँ पर तो गाइस 3 क्वेश्चन आ गया कंडीशन सेंटेंस से, याद कीजिए ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। क्लास देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। द प्लेन विल टेक ऑफ ऑन टाइम प्रोवाइडेड, बशर्ते डेट द रनवे डैश फ्री। अब यहाँ पर साफ पता चल रहा है कि हमारा जो ये प्रिंसिपल क्लॉज है, इसमें देख लीजिए प्रेजेंट, सॉरी ये इसमें विल का यूज हुआ है, फ्यूचर में है विल का यूज हुआ है। अगर वुड होता तो हमारा जो ये प्रोवाइडेड के साथ जो कनेक्ट है इसमें पास्ट का ही वर्ड यूज होता। अगर वुड होता तो विल है तो सिंपल सी बात है यहाँ प्रेजेंट का कोई वर्ड यूज होगा, ठीक ना। तो पास्ट का जो है उसको हटा देते हैं, वुड यूज होगा नहीं, ठीक ना, हटा
ये तो हटा ही देते हैं। उसके बाद और विल भी यूज़ नहीं होगा, क्यों? क्योंकि आपको बताया था ना, अगर हमारा प्रिंसिपल क्लॉज फ्यूचर में है तो उसके साथ जो कनेक्ट होगा हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज वो प्रेजेंट में होगा, सिंपल प्रेजेंट में होगा या प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, ठीक ना। तो प्रोवाइडेड दैट द रनवे हैव बीन फ्री, ये कौन सा वर्ड है भाई? आज तक तो हमने पढ़ा नहीं है कि हैव बीन यूज होता है, सारे रूल पढ़े हैं। इज होगा, देख लीजिए, ठीक है। तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पढ़ के अर्थ भी यही आ रहा है कि इज होगा, बशर्ते मतलब कि द प्लेन विल टेक ऑफ ऑन टाइम, प्लेन जो है अपने टाइम पर जो है टेक ऑफ करेगा, उड़ेगा, बशर्ते ये है कि रनवे फ्री हो, ठीक ना। फिल अप द ब्लैंक विथ करेक्ट ऑप्शन। डैश ब्रैकेट इज जनरली यूज टू ऐड इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के मिडल में ऐड करने के लिए जो यूज होता है ब्रैकेट, इसको क्या कहते हैं दोस्तों? इसको राउंड ब्रैकेट कहते हैं, ठीक ना। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा आसान है, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से पूछा गया है। नथिंग बट, इसको मैं आप सो भी करूंगा, नथिंग बट जो है ना, इसके बाद अगर कोई नॉन आता है तो वो प्लूरल आएगा, लेकिन जो वर्ब यूज होगा ना वो सिंगुलर होगा। कितना इंटरेस्टिंग है ये। तो यहाँ पर इज का यूज होगा, नथिंग बट का मतलब है केवल, ठीक ना। और उसके साथ आएगा तो नॉन प्लूरल, तो बहुत सारे स्टूडेंट को लगेगा कि यार यहाँ पर तो प्लूरल नॉन लगा हुआ है, जैसे हट्स बहुत सारी झोपड़ियाँ हो गई तो वो लगा देंगे प्लूरल वर्ब, लेकिन यहाँ पर सिंगुलर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 4-5 क्वेश्चन और रह गए हैं। पिक आउट द नॉन फाइनाइट्स वर्ब इन द सेंटेंस गिवन बिलो। नॉन फाइनाइट्स वर्ब आपको जो है पिक आउट करना है, तो मैंने बताया है एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होता है, तो आप लोग देख सकते हो। और मेन वर्ब के रूप में कभी भी यूज नहीं होता है। टू सक्सीड, ये हमारा क्या है? नॉन फाइनाइट्स वर्ब है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। मैंने बताया ना 3 प्रकार के होते हैं, 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद जेरन होता है, और उसके बाद आपका पार्टिसिपल होता है। सभी जो है नॉन फाइनाइट्स वर्ब के प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसमें 90% स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। इसका रूल मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। अब रूल क्या बताया है ये मैं आपको बताता हूं। पहले आप इस सेंटेंस को पढ़िए। यहां पर आपको बताना है हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज होगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से आया है। अंकित एज वेल एज राम डैश अ गुड सिंगर। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज होगा? मैं आपको मान लीजिए बता देता हूँ कि यहाँ पर इज यूज होगा या हैज यूज होगा, तो आप कैसे मानेंगे? कुछ रूल होगा ना, कुछ नियम, वो तो आपको बताना पड़ेगा। चलिए तो समझते हैं रूल को। इसके लिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक हमें ओपन करना होगा और रूल नंबर हमें 3 पर आना होगा। तो ये है हमारा रूल नंबर 3, जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिए क्या कहा गया है, यदि 2 सब्जेक्ट को, ठीक ना, 2 सब्जेक्ट वो हमारा नॉन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है, वहां पर नॉन है, ठीक ना, 2 व्यक्ति है वहां पर। यदि 2 सब्जेक्ट को एज वेल एज आ गया ना, पहला वाला ही, एज वेल एज, विथ, along with, together with, and not, in addition to, but besides, except, rather than, accompanied by, like, unlike, no less than, nothing but। देख लीजिए nothing but भी आ गया, देख लीजिए ना, आया था ना क्वेश्चन। इससे से जोड़ा जाए तो वर्ब पहले सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग होना चाहिए, पहले सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग होना चाहिए। समझिए, राम एज वेल एज हिज पेरेंट्स इज कमिंग। तो रूल हमारा क्या है कि इनसे अगर कनेक्ट हो 2 सब्जेक्ट तो पहले वाले सब्जेक्ट, ठीक ना, पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार हमारा क्या लगता है? हेल्पिंग वर्ब लगता है। पहले वाले सब्जेक्ट, जैसे इसके अनुसार लगता है, इसके अनुसार, ठीक ना, तो पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार हम उसमें लगाएंगे। अब नथिंग बट, इसमें भी आपको पता चल गया। तो इस सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे। तो अंकित यहां पर क्या है? यहां पर हमारा सिंगुलर है सब्जेक्ट, तो यहां पर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगेगा, ठीक ना। अब आपको पता है हैव जो है ये प्लूरल होता है, हटा देते हैं। वर जो है प्लूरल होता है। अब यहां पर है जो इज में से क्या लगेगा? तो सिंपल सी बात है, अंकित एज वेल एज राम इज अ गुड सिंगर, गुड सिंगर है। हैज क्यों लगेगा यहां पर? सिंपल सी बात है, ऑप्शन सी हो गया सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरीवन, और देखिए मैंने आपको बताया था एवरीवन, समवन, नोबडी, एवरीबॉडी, ये नथिंग, समथिंग, ये सारे जो प्रोनाउन होते हैं ना, ये इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं, और ये हमेशा किसी सेंटेंस में एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए इसके साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अब ए जी
AGREE, एग्री जो है ना ये प्लूरल वर्ब होता है, इसमें एस लगाकर हम इसको सिंगुलर बनाते हैं, ठीक ना, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमें सिंगुलर वर्ब लगाना है, तो इसलिए यहाँ पर एग्रीज लिखा हुआ है, ठीक ना। एवरीवन एग्रीज विथ हिम डैश नोट मी, कहने का मतलब ये है कि हर कोई उससे सहमत है लेकिन मैं नहीं, तो लेकिन का अर्थ आ गया, वट लग जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिडंट ऑफ, ये भी आपका आइडम फ्रेज के अंतर्गत आता है, लेकिन आपने इसे प्रीपोजिशन टॉपिक के अंतर्गत पढ़े होंगे, ठीक है। वाई डिडंट ऑफ का मतलब क्या होता है, तो वाई डिडंट ऑफ का मतलब होता है दोस्तों के माध्यम से, तो इसका सही आंसर वाई मीन ऑफ आया होगा, ठीक है ना, के माध्यम से, उसके लिए वाई मीन्स ऑफ का यूज होता है। सो थैंक यू दोस्तों, अगर आप और भी इंग्लिश की क्लासेस देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग देख सकते हो।